गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 7 का विज्ञान पाठ 6 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रजनन, जिसमें आज हमें पढ़ना है एकलिंगी तथा द्विलिंगी जीवों में अंतर। एकलिंगी तथा द्विलिंगी जीवों में अंतर। देखिए लिखा है पहला, एकलिंगी जीव में कि जो जीव केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें एकलिंग जीवी कहते हैं। मतलब कि जो युग्मक होता है उसमें क्या होता है कि नर अलग और मादा अलग होते हैं। ये एकलिंगी जीवों में, एकलिंगी जीवों में नर अलग और मादा अलग होते हैं, अलग अलग युग्मक उनमें पाया जाता है। और द्विलिंगी जीव, जो जीव नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जो जीव होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते। अब है एकलिंगी जीव में कि एकलिंगी जीवों में एक ही प्रकार के जनन अंग होते हैं। एकलिंगी जो जीव होते हैं उसमें जो जनन अंग होता है वो एक ही प्रकार का होता है। द्विलिंगी जीवों में दो प्रकार के जनन अंग होते हैं। जो द्विलिंगी जीव होते हैं उसमें नर और मादा दो होते हैं, तो जनन अंग उसमें नर और मादा के अलग अलग होते हैं। एकलिंगी जीव नर अथवा मादा में से एक होते हैं। करा कि एकलिंगी जीव में जो होते हैं नर अथवा मादा, या तो नर हो या फिर मादा में से कोई एक, जैसे उदाहरण के लिए मेंढक, मछली, पक्षी, सरीसृप, मनुष्य आदि। अब है द्विलिंगी जीव में, करा कि द्विलिंगी जीव कभी नर तो कभी मादा जीव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो द्विलिंगी जीव होते हैं एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो जैसे केचुए, जोंक, अधिकांश पौधे एवं फूल आदि। ये हो गया द्विलिंगी जीव में केचुआ, जोंक, फूल आदि ये सब आते हैं। एकलिंगी जीव में मेढक, मछली, पक्षी, सरीसृप, मनुष्य। अब है आपका एक पूर्ण फूल के विभिन्न भाग। अब एक पूर्ण फूल मतलब कि एक पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल के विभिन्न भाग। पहला है बाह्यदल पुष्पपुंज, पहला है बाह्यदल पुंज, तो वह फूल का सबसे बाहरी चक्र है। फूल हम देखते हैं तो जो सबसे बाहरी भाग होता है वो हो गया बाह्यदल पुंज। तो कह रहा कि यह फूल का सबसे बाहरी चक्र है, इसे पुष्पकोश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पुष्पकोश। इसकी प्रत्येक पत्ती को हरी पत्ती कहते हैं। बाह्यदल पुंज कली की अथवा फूल की रक्षा करता है। जो बाह्यदल होता है क्या करता है, कार्य क्या है उसका? पुष्प, कली अथवा फूल की रक्षा करता है। जो पुष्प होता है, कली होता है, फूल की वो रक्षा करता है। दल पुंज दूसरा है आपका दल पुंज, यह फूल का दूसरा वृत्त है। इसकी प्रत्येक पत्ती को पंखुड़ी कहते हैं। जो दल पुंज होता है या वृत्त का दूसरा, फूल का दूसरा भाग होता है, जो प्रत्येक पत्ती को, इसकी जो प्रत्येक पत्ती होती है दल पुंज की उसको पंखुड़ी कहते हैं। जैसे किसी फूल की पंखुड़ी, तो फूल का यह भाग सुंदर, चमकीला, विभिन्न रंगों वाला सुगंधित होता है। देखिए हम दल पुंज को ही देखकर आकर्षित होते हैं। जो हमें रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, जो पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, उसी को कहा जाता है दल पुंज। यह पर परागण के लिए कीटों, पक्षियों, जंतुओं तथा मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब है आपका पुमंग अथवा नर जनन भाग। तो फूल का नर जनन भाग अथवा पुमंग फूल का तीसरा चक्करदार भाग होता है। ये जो भाग है ये तीसरा भाग होता है। इसके प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर भी के दो भाग होते हैं, और जो पुंकेसर होता है उसे दो भाग होते हैं। पहला है पुतंतु, या पुंकेसर की वह पतली लंबी डंडी होती है जिसके द्वारा यह फूल के आधार के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो फूल जिस आधार से जुड़ा हुआ होता है पतली डंडी से, वही होता है आपका पुतंतु। फिर है परागकोश। परागकोश पुतंतु के सिरे पर विद्यमान थैली जैसी संरचना होती है जिसे परागकण से भरे होते हैं। जो परागकोश होता है थैली जैसी संरचना होता है और जिसमें पराग कण भरे रहते हैं। फिर है आपका जायांग अथवा मादा जनन। यह फूल का चौथा व अंतिम वृत्त होता है। मतलब कि जो मादा जनन होता है यह फूल का चौथा भाग और अंतिम भाग होता है। यह एक
फूलत पौधे का जनित भाग होता है। मतलब कि एक फूल का ये जनन भाग होता है, जनित भाग होता है। जायांग के एक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो जायांग का एक भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अब स्त्री केसर मादा जननम के 3 भाग हैं। वर्तिका, यह स्त्री केसर की सबसे ऊपरी घुंडी जैसी संरचना है। यह पराग कणों को संग्रह करने के लिए फैला हुआ होता है। वर्तिका, यह अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने वाली संरचना है। यह जो है अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने वाली संरचना है। फिर है अंडाशय, यह स्त्री केसर का नीचे का फूला हुआ भाग है। अंडाशय की आंतरिक गुहा में अंडाणु से भरे हुए एक या अधिक कक्ष होते हैं। फिर है आपका परागण। अब परागण में क्या है कि जल, वायु, कीट, तितली, पतंगा, चींटी और मनुष्य द्वारा पराग कणों का परागकोश से फूल के स्त्री केसर वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। अब परागण किसे कहते हैं? परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुँचना। परागकोश का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यह किसी भी माध्यम से हो सकता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट पतंगों द्वारा, मनुष्यों द्वारा। तो परागण कहते किसे हैं? तो परागकोश का वर्तिकाग्र तक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब है परागकोश से पराग कण झड़कर या उसी पुष्प पर गिरते हैं या किसी अन्य पुष्प तक पहुँचते हैं। फिर है आपका यह जो परागण होता है 2 तरह से होता है। स्वपरागण, किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। मतलब कि स्वपरागण, स्व का मतलब होता है अपना, मतलब जो भी पुष्प का पौधा है तो किसी पुष्प के परागकोश, जो परागकोश हैं उसी पुष्प के, जिस पुष्प का परागकोश है उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प। एक पौधा है पुष्प का, तो उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो या तो उसी पुष्प में या फिर उसी पुष्प पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है जब परागकण, तो वो होता है आपका स्वपरागण। इस प्रकार के पराग मटर, चाइना गुलाब आदि में पाया जाता है। फिर है परपरागण। एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के पुष्प का पौधा एक ही रहेगा। जैसे गेंदे का पुष्प है तो देखते हैं हम कि या तो एक ही पुष्प में कई सारे पौधे हो, एक ही पौधे में कई सारे पुष्प हो, या तो उसमें जब परागण होगा तो क्या होगा? वो स्वपरागण। पौधा नहीं बदलेगा, पौधा एक ही रहेगा, पुष्प बदल जाएंगे। मतलब एक ही पौधे के जब अलग अलग पुष्पों में परागण होता है तो वो स्वपरागण। और जब एक ही जाति के 2 पौधे हो जाए, जैसे गेंदे का 2 पौधा हो जाए, गेंदे का फूल होता है तो उसका 2 पौधा हो जाए और उन 2 पौधों के पुष्पों के बीच जब परागण होगा तो वो हो जाएगा आपका परपरागण। कह रहा है एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। परपरागण वायु, कीट, जल आदि की सहायता से हो जाता है। अब ये पहुँचेगा कैसे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक? वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा। अब है परपरागण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला कीट परागण। कुछ पौधे में चीनी का एक सांद्र विलयन होता है जिसे मकरंद कहते हैं। चीनी मीठा होता है तो उसका एक सांद्र विलयन होता है पौधे के अंदर जिसको क्या कहा जाता है? मकरंद। यदि आपसे पूछा जाए कि मकरंद किसे कहते हैं तो कुछ पौधे में चीनी का एक सांद्र विलयन होता है जिसे मकरंद कहते हैं। यह कुछ कीटों का भोजन है, मतलब कि कुछ कीट इसी को खाते हैं। जब कोई कीट मकरंद चूसने के लिए फूल पर बैठता है तो उस फूल के परागण उसके शरीर, टांगों व पंखों से चिपक जाते हैं। वहीं कीट जब मकरंद को खाने के लिए दूसरे पुष्प पर बैठता है तब कुछ परागकण उसके शरीर से छूटकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उससे उस फूल पर परागण हो जाता है। जैसे कहा कि अब कीट द्वारा परागण कैसे होगा, तो फूलों का रस चूसने के लिए
क्या होता है कि कुछ कीट पतंगे जब फूल पर बैठते हैं तो जो पराग कण होते हैं उनके पैरों में या फिर उनके पंखों शरीर में कहीं चिपक जाते हैं, और फिर वो एक फूल के बाद जब दूसरे पुष्प पर बैठते हैं रस उसका चूसने के लिए, तो जो पराग कण चिपके रहते हैं उसके शरीर में वो क्या होते हैं, कुछ दूसरे फूल पर गिर जाते हैं। इस तरह से कीटों द्वारा ये परागण की क्रिया हो जाती है। और ये क्रिया जो है परपरागण है, परपरागण का ही भाग है। अब है वायु परागण। अब जिन फूलों में मकरंद नहीं होता है, जिन फूलों में रस नहीं होता है, जिसको कीट पतंगे चूसने नहीं आते, उसमें कैसे होता है, तो जिन फूलों में मकरंद नहीं होता है उसमें कीट परागण क्रिया नहीं करते। इन फूलों में वायु द्वारा परागण होता है। आंधी अथवा तेज वायु चलने पर इन फूलों के परागकण उड़कर दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं। जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, किसी फूल का परागकण उड़ेगा और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर जमा हो जाएगा, जिससे वहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब है आपका पौधों में निषेचन। परागण के पश्चात परागकण एक पराग नली बनाते हैं। परागण के पश्चात जो परागकण होता है क्या बनाता है, पराग नली बनाते हैं। पराग नली में दो नर युग्मज होते हैं। एक नर युग्मज पराग नली से होते हुए अंडाशय में अंडे तक पहुँचता है। यहाँ इसका अंडे के संयोजन होता है, यहाँ अंडे का क्या होता है, संयोजन होता है, और एक युग्मज का निर्माण होता है। यह संयोजन निषेचन कहलाता है। अब है आपका बीजों की रचना। निषेचन के पश्चात फूल की पंखुड़ियाँ स्त्री केसर वर्तिकाग्र गिर जाते हैं, बाह्यदल सूख जाता है और अंडाशय को पकड़ लेता है। इसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। जब बीजों की रचना होती है तब निषेचन के पश्चात फूल पंखुड़ियाँ ये सब जो होते हैं, स्त्री केसर वर्तिकाग्र, ये सब क्या होते हैं, फूल का झड़ जाता है, और बाह्यदल जो होता है वो क्या होता है, सूख जाता है और अंडाशय को पकड़ लेता है, और उसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। इसके बाद बीज बनना आरंभ होता है। बीज में एक सक्षम पौधा या भ्रूण होता है। अब है फलों की रचना। भ्रूण की प्रथम विकसित अवस्था बीजों में होने लगती है। जो भ्रूण की प्रथम विकसित अवस्था है वो किस में होती है, बीजों में होने लगती है। ये क्रियाशील हो जाते हैं। छोटे बीज को उत्पादित करने की इस क्रिया को बीज अंकुरण कहते हैं। जब छोटा बीज उत्पन्न होता है उसे बीज अंकुरण कहा जाता है। इस तरह से आपका ये पाठ खत्म हो गया। अब है स्मरणीय तथ्य। इसमें आपको याद क्या रखना है, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी सजीव अपने जैसे ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया आपकी प्रजनन कहलाती है। प्रजनन की दो प्रमुख विधियां हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों जनक जीव भाग लेते हैं। जब लैंगिक जनन होता है उसमें तो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। मनुष्य में मादा जनन कोशिका अथवा मादा युग्मक का नाम अंडाणु होता है। जो मादा जनन कोशिका होती है, मादा युग्मक, उसको कहा जाता है अंडाणु। और मनुष्य में नर जनन कोशिका अथवा नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु। मादा मनुष्य के जनन अंग है अंडाशय। मादा मनुष्य के जो जनन अंग क्या है, अंडाशय। यह अंडाणु उत्पन्न करता है। डिंब, ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। स्त्री केसर का वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करता है। जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होता है वो पराग कणों को ग्रहण कर लेता है। फलों में बीज होते हैं। ये बीज अंडाणुओं के पकने से बनते हैं। जब अंडाणु पकता है तो क्या बनता है, बीज बनता है। तथा फल अंडाशय के पकने से बनते हैं। फल कब बनता है, जब अंडाशय पकता है तब। देखिए ये पाठ आपका खत्म हो गया है। तो अब हम लोग अभ्यासी प्रश्न करेंगे। अभ्यासी प्रश्न में पहला क्या है आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
इसमें क में पहला है, देखिए क में पहला क्या, प्लैनेरिया की उत्पत्ति होती है। पहला है मुकुलन, मुकुलन द्वारा, दूसरा है पुनर्जनन द्वारा, तीसरा है विखंडन द्वारा, चौथा है द्विविखंडन द्वारा। द्विविखंडन द्वारा नहीं दिख रहा है, चौथा नीचे लिखिए, द्विविखंडन द्वारा। अभी हम टिक नहीं लगा रहे हैं, अभी बस सारा प्रश्न लिख रहे हैं हम। लिख लीजिए तो सबका एक साथ टिक लगा देंगे। दोहरी कोशिकाओं की क्रिया, द्वारा स्त्री पुरुष के युग्मक कहलाते हैं। स्त्री पुरुष के युग्मक कहलाते हैं। पहला निषेचन, दूसरा परागण, तीसरा पुनर्जनन, चौथा भिन्नांगन,
ये दूसरे वाले का टिक हम आपको कल लगवाएंगे, ठीक है। हम जब लिखवाएंगे इसको आगे तो इसका हम टिक आपको लगवा देंगे। इसे ज़रा खोजना है अभी, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको कल लिखवाएंगे। जितना भी आज मैंने पढ़ाया है लिखवाया तो बस एक प्रश्न है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इसको एक बार पढ़िएगा। हो सके तो जो प्रश्नों के उत्तर हैं आप भी खोजिएगा कि देखिए कहाँ मिलता है, ठीक है। और पढ़ते रहिए और बाकी पीछे का भी रिवीजन करते रहिएगा। बाय बच्चों।